हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे विषयों। आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर एग्रीकल्चर। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी चीज ये कि इस चैप्टर से हमें मैथ्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज बता दूं कि चैप्टर बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा होने के नाते अगर इसका वन शॉट बनाने जाते तो इतना लंबा वीडियो बनता कि बच्चों को देख के ही फिर मतलब वो टाइमलाइन देख के फिर आगे वीडियो देखने का मन नहीं होता। इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा। ठीक है, तो एक पार्ट में हम आधा चैप्टर कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में आधा चैप्टर कवर करेंगे, ताकि बोरिंग भी ना लगे और सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर हो जाएं। अब मान लो अगर मैं वन शॉट बनाऊं कि वीडियो थोड़ा छोटा करूं तो कुछ डिटेल्स मिस हो जाएंगी तो मजा नहीं आएगा। तो डिटेल्स भी कवर करना है और इंटरेस्टिंग भी रखना है, तो इस वजह से दो पार्ट में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे बुक से रिलेटेड। तो यहाँ इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जैसे और भी देशों में वहाँ मिनरल्स वगैरह भी अच्छे खासे अवेलेबल हो जाते हैं, तो उन लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह अच्छा है, बट हमारे जैसे देश के लिए एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। दूसरी चीज, 60% ऑफ लेबर पावर इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। मतलब हमारे देश में जो भी लोग काम करते हैं, अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, इसमें से 60% जैसे लोगों की इनकम अर्निंग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। मतलब 60% पॉपुलेशन देश की एग्रीकल्चर से अपनी कमाई कर रही है। तो वाकई में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी चीज, एग्रीकल्चर से सिर्फ फूड की सप्लाई नहीं मिलती। नॉर्मल तौर पर हम सोचते हैं कि एग्रीकल्चर मतलब खाने पीने का, भाई अनाज उगा लिया खा लिया, फ्रूट्स उगा लिया खा लिया। नहीं, सिर्फ खाने पीने का लेना देना नहीं है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं जो कई इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा, कॉटन से हमारे वो टेक्सटाइल्स मगर कपड़े वगैरह बनते हैं, तो कॉटन एग्रीकल्चर से मिलता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल दे रहा है कॉटन। ठीक है, फिर सिल्क भी हमारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही मिलता है। इसके अलावा वीट वगैरह, वीट से जो आटा वगैरह बनता है उससे बिस्किट्स, ब्रेड्स वगैरह कई तरह की चीजें यूज होती हैं। तो ये सब रॉ मटेरियल हमारे एग्रीकल्चर से ही अवेलेबल है इंडस्ट्रीज के लिए। और एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज अबाउट 22% ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन। मतलब हमारा देश का जो भी जीडीपी वगैरह है, ठीक है, कि जितना हमारे देश में वैल्यूएशन क्रिएट होता है प्रोडक्ट्स का, उसका 22% हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। तो हालांकि अगर एक चीज हम नोटिस करें कि 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और इनकम कितनी जनरेट कर रही है वहां से 22%। मतलब इनकम थोड़ी कम है एग्रीकल्चर के फील्ड में फिलहाल अगर देखा जाए तो आज के सिनारियो में, बट स्टिल 22% कंट्रीब्यूशन है, काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। क्रॉप्स एंड अदर फार्म प्रोडक्ट्स होल्ड अबाउट 18% कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चीजें दूसरे देशों को बेच के पैसा कमाते हैं, उसका 18% जो है वो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज से होता है। तो इंडिया की इकोनॉमी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, यहां लिखा है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया एक अग्रेरियन कंट्री है, यानी कि जिसमें मेजॉरिटी इकोनॉमी का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। ऐसे देश तो इंडिया हमारा एक अग्रेरियन कंट्री है। ठीक है, तो हमसे ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स में कि एक्सप्लेन दैट इंडिया इज एन अग्रेरियन कंट्री, या हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज एन अग्रेरियन कंट्री। तो ये सारे पॉइंट्स के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इन मोस्ट ऑफ द एरियाज इन इंडिया, ज्यादातर देश मतलब हमारे देश के जो ज्यादातर हिस्से हैं वहां पर ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि 2 और मोर क्रॉप्स एनुअली कैन बी टेकन। साल में 2 या उससे ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं बहुत सारी जगहों पर हमारे देश में। अब ऐसा तब पॉसिबल होगा ना जब आपके खेतों में फर्टिलिटी होगी, सॉइल अच्छा होगा, दूसरा कि आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होंगी, आपका क्लाइमेट अच्छा होगा, ये सारी चीजें होंगी तो आपके यहाँ एग्रीकल्चर अच्छा खासा होगा। तो देखो कि हमारे यहाँ 2 से ज्यादा क्रॉप्स कई जगहों पर हमारे देश में उगाए जाते हैं। अब इसके पीछे क्या फैक्टर्स बताए मैंने, फर्टाइल प्लेन्स है, फेवरेबल क्लाइमेट है, राउंड द ईयर कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, फिर इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, स्किल्ड और हार्ड वर्किंग फार्मर्स हैं। ये सारी सुविधा होने की वजह से हम एग्रीकल्चर की फील्ड में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। साल में 2 से 3 क्रॉप्स कई जगहों पर उगा पा रहे हैं। फिर लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि इतना कुछ होने के बाद भी देखो 2 से 3 बार क्रॉप्स उगा रहे हैं, सब कुछ लगभग फर्टाइल प्लेन्स, क्लाइमेट सब कुछ अवेलेबल है,
फिर भी अगर हम देखें तो हमारा उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है एग्रीकल्चर में जितना बाकी देशों ने कर लिया है, जिनके पास हमसे कम रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, फिर भी उन्होंने हमसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया हुआ है एग्रीकल्चर में। तो इंडिया एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा सफिशिएंट डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाया, तो उसके रीजन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हैं। रीजंस क्या है, देखो इंडियन फार्मर्स आर जनरली पुअर एंड अनएजुकेटेड। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जनरल तौर पर पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, वो एग्रीकल्चर में जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, सबको ऐसी तरह की जॉब्स करनी है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, और मतलब सोशल स्ट्रक्चर ऐसा रहा है कि बहुत पहले समय से लोगों ने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। लोगों को लगा खेती ही तो करना है, वो फैमिली एक दूसरे को सिखाती रहती है, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन लोग सीखते जाते हैं, काम चलता रहता है। तो लोगों ने एजुकेशन पर फोकस नहीं किया एग्रीकल्चर वालों ने। तो फार्मर्स जनरली गरीब हैं, ठीक है, और अनएजुकेटेड है। इस वजह से अब गरीब है तो क्या होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा पाएंगे खेती में, तो ये भी दिक्कत है। तो इस वजह से एग्रीकल्चर का ग्रोथ हमारे यहाँ उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। दूसरा, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है। मतलब जितना जरूरी है इरिगेशन फैसिलिटीज़, कैनाल्स का नेटवर्क, ट्यूबवेल्स का नेटवर्क, जितना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है। कुछ गिनी चुनी जगहों पर है, कुछ जगहों पर नहीं है। तो इस केस में बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है फार्मर्स को, और बारिश का क्या भरोसा, कभी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, कभी होती ही नहीं है। तो ये भी एक दिक्कत है। इरेगुलर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रेन, बताया ना कि अगर इरिगेशन अच्छा नहीं है तो रेन पे डिपेंड रहोगे, और रेन उस हिसाब से होती नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी होती ही नहीं है, तो वो दिक्कतें हैं। मोर पॉपुलेशन, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे देश की, ये भी एक समस्या है। तो भाई लोगों का ना इसी पर ज़्यादा ध्यान रह जाता है कि भाई कैसे भी करके पेट पाल लें, तो ज़्यादा आगे की चीज़ें हम सोच नहीं पाते हैं, खाने पीने में उलझे रह जाते हैं। लार्जर फैमिली, फैमिलीज जनरली लार्ज होती रही हैं पहले से, हालांकि अब तो बहुत छोटी छोटी फैमिलीज हो रही हैं, बट पहले के समय में होती थी एक ही घर में 8-8, 10-10 बच्चे होते थे लोगों के, तो इस वजह से फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती थी। तो भाई उस हिसाब से जो प्रोडक्शन होता था वो आपस में ही खाने पीने में ही ख़त्म हो जाता था, क्या कमाएंगे क्या करेंगे, तो गरीबी का जीवन ही जीते रह जाते थे, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाया लोगों का। स्मॉलर फार्म्स, अब फैमिली जितनी बड़ी होंगी वो फार्म्स बढ़ जाएंगे। अब मान लो एक किसान है, उसके 8 बेटे हैं, अब उसके पास मान लो जितनी ज़मीन थी, अगली जनरेशन में वो 8 हिस्सों में बढ़ जाएगी। ठीक है, अब वो 8 बच्चे जो हैं उनके भी मान लो 5-5, 6-6 बच्चे हैं, तो वो और छोटे छोटे से बढ़ जाएगा, तो हाथ में बचेगा कितना, बहुत कम फार्म बचेगा। तो कम फार्म रहेगा, छोटा फार्म रहेगा, तो खेती क्या होगी, बहुत कम होगी। तो ये भी दिक्कतें हैं बड़ी फैमिलीज की वजह से, फार्म्स बहुत छोटे छोटे रह गए लोगों के। नो इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटेशन, अब देखो जाहिर सी बात है, तुम ऊपर देख रहे हो भाई पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है नहीं, गरीब हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश में एग्रीकल्चर में लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं, बहुत सारे लोगों ने किए हैं, बट वो संख्या बहुत कम है। मेजॉरिटी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, यानी जो हमारे फार्मर्स हैं, वो एक्सपेरिमेंटेशन में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, तो ये एक दिक्कत है। दूसरी चीज़ लेस यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूसेज कम किया है हमारे यहाँ के किसानों ने, तो उसका ज़्यादा एडवांटेज नहीं ले पाया। फर्टिलाइजर से क्या होता है ना, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, हालांकि उसके नुकसान भी है, बट अभी फिलहाल हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता था। जनरली किसान केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाई महंगा आने की वजह से वो उस कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये दिक्कतें हैं। दूसरी चीज, लेस यूजेस ऑफ मॉडर्न मशीनरी एंड साइंटिफिक अप्रोच फॉर कल्टीवेशन, मॉडर्न मशीनरीज का इस्तेमाल नहीं, गरीब है कहाँ से लाएगा मॉडर्न मशीनरी। दूसरा ये कि भाई इतना रिसर्च ही नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर की फील्ड में हमारे देश में, तो मॉडर्न मशीनरीज यहाँ तो बन नहीं रही हैं, दूसरे देशों से लाना बहुत महंगा हो जा रहा है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो मॉडर्न मशीनरीज का इस्तेमाल कम है, साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं खेती में। फिर एजुकेटेड मास बने, जैसे पहले ही बताया, लोगों को चाहिए सूट बूट पहन के ऑफिस में जाएं, एसी में बैठ के काम करें, तो लोग ना मेहनत नहीं करना चाहते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में। ठीक है, हम सभी ज़्यादातर लोग देखो, अगर आप पूछोगे कि भाई आगे चल के क्या करेगा, तो कोई बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, वगैरह वगैरह, इंजीनियर बनूंगा, आईटी की फील्ड में काम करूंगा, कंप्यूटर में जाऊँगा और ऑफिस में बैठ के एसी में काम करके, बस इतना ही है। हालांकि एग्रीकल्चर की फील्ड में भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अगर आप साइंटिफिक मेथड्स का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती करें तो। और बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं हमारे ही देश में जिन्होंने मतलब महीने की 3-3, 4-4 लाख की उनकी सैलरी वाली जॉब छोड़कर वो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं और उससे ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट लोग जाना नहीं चाहते। फिर क्या है, द सो कॉल्ड लोअर स्टेटस फॉर एग्रीकल्चर, अब यही दिक्कत है कि लोग जाना भी क्यों नहीं चाहते। स्टेटस लोअर है, मतलब इज्जत नहीं है लोगों की मार्केट में इस हिसाब से देखा जाए तो।
भाई जाहिर सी बात है ज़्यादातर किसान गरीब हैं, ऐसा नहीं कि जहाँ सभी गरीब हैं, बहुत सारे किसान बहुत पैसे वाले भी हैं, ठीक है। तो हर किसान गरीब नहीं है, बट फिर भी मेजोरिटी ऑफ किसान गरीब हैं। तो लोगों के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, जैसे बोला ना खेती कर रहा है कोई बंदा, तो एक परसेप्शन बन जाता है कि ये गरीब होगा। तो लोग इस वजह से, इस तरह का स्टेटस नहीं है समाज में किसानों का, इस वजह से लोग क्या करते हैं कि किसान बनना नहीं चाहते हैं। हालांकि अब देखो तो सबसे रेस्पेक्टेबल पोजीशन किसान की ही होनी चाहिए भाई, अन्नदाता है वो उगाता है तो ही हम खाते हैं, वरना अगर वो लोग फार्मिंग ना करें, बहुत सारे लोग, सभी लोग फार्मिंग अगर बंद कर दें तो हम क्या खाएंगे, कंप्यूटर्स थोड़ी खाएंगे, मोबाइल फोन्स थोड़ी खाएंगे, खाना ही चाहिए ना हमको। तो किसान की जगह भाई हमेशा ऊँची है, होनी चाहिए। बट क्या है ना, इकोनॉमिक टर्म्स में हम जब जज करते हैं तो हम सोचते हैं भाई किसान गरीब है, और लोग इसीलिए बोलते हैं कि भाई हम, अगर मैं किसान बन भी गया तो लोग मुझे गरीब समझेंगे, तो मैं नहीं करूँगा खेती। ये सब होता है। आप खुद अपने घर में बोल के देखना एक बार कि पापा मैं पढ़ लिख के ना किसान बनूंगा, देखना घर से बाहर निकाल देंगे, खाना भी नहीं मिलेगा। फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कई तरह की फार्मिंग्स हैं, तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया गया है। तो द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, administrative policy and entire Indian economy are associated with agriculture. Farming types are classified according to, कैसे क्लासीफाई करते हैं हम फार्मिंग को, इरिगेशन मेथड्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, आउटपुट वहां से क्या मिल रहा है उसके बेसिस पर, और इकोनॉमिक रिटर्न कितना कमाई हो रही है उसके बेसिस पर, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, देखिए कितनी कैटेगरीज हैं, ठीक है, 6 हमारी कैटेगरीज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 6 कैटेगरी में पहली है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस का मतलब ही होता है अपना गुजारा चल सके, ठीक है। तो ये ऐसी फार्मिंग है जहां किसान खेती सिर्फ अपने गुजारे के लिए करता है, अपनी फैमिली को खिला पिला सके, पेट भर सके, बस इतना ही उसका टारगेट होता है। तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। अब क्योंकि देखो बताया ना कि इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर्स की अच्छी नहीं है, खेत भी अगर उसके पास अवेलेबल है ना तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ज़्यादा बीज, फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा मजदूरों को लगा सके, मॉडर्न मशीनरीज यूज़ कर सके। तो इस वजह से वो ज़्यादा खेत होने के बाद भी कम खेत के हिस्से में ही छोटा मोटा खेती करके अपना पेट पाल ले, यही उसका टारगेट होता है, ठीक है। तो वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जो इनकम मतलब जो फार्मिंग की जाती है दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। इसमें कोई फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। काम चलाऊ खेती होती है, एकदम पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे। फिर है क्या, ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या है, नाम से ही पता चल जाता है, सूखा है तो मतलब जहां बारिश कम होती है, जिन एरियाज में, ठीक है, उन जगहों पर इस तरह की फार्मिंग की जाती है। भाई ना बारिश अवेलेबल है और ना वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो पानी की दिक्कतें हैं, तो बहुत कम पानी अवेलेबल होता है। तो उस तरह के एरियाज में जो फार्मिंग की जाती है दैट इज ड्राई फार्मिंग। उसमें मतलब ज़्यादातर ये होता है ना कि जो सॉइल में मॉइस्चर होता है ना उसकी मदद से ही क्रॉप्स उग जाएं, वैसे ही क्रॉप्स उगाए जाते हैं। मतलब अब समझ लो कि ड्राई फार्मिंग में सारे तरह के क्रॉप्स उगा नहीं पाएंगे हम, गिने चुने सिलेक्टेड क्रॉप्स को ही हम वहाँ पर उगा सकते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ जैसे कि ज्वार, मिलेट, पल्सेस, इन सबको पानी की ज़रूरतें कम हैं, तो इस तरह के जो क्रॉप्स हैं वो हम ड्राई फार्मिंग में उगाते हैं। और जनरली एक ही क्रॉप उगा पाते हैं साल में। अगर ड्राई फार्मिंग कर रहे हैं आप तो पूरे साल भर में एक क्रॉप मुश्किल से उगती है, 2 या 3 क्रॉप उगा पाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। और वो भी देखो कब होता है कि जब बारिश का सीजन खत्म हो तो हल्का फुल्का मॉइस्चर होगा सॉइल में, उसमें फिर वो खेती की जाती है। वेट फार्मिंग, अब नाम से पता चल रहा है भाई वो सूखा था, पानी की कमी थी, यहाँ वेट है, गीला है, मतलब पानी अवेलेबल है, बहुत पानी है, ठीक है। तो जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है या इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं वहाँ पर हम वेट फार्मिंग करते हैं। यहाँ पर यह भी है कि अगर बारिश ना हो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, बारिश ना भी हो तो भी खेती की जा सकती है, तो यह है वेट फार्मिंग। अब इसमें एक से ज़्यादा क्रॉप्स एक साल भर में उगाया जा सकता है। अब इसमें हम कैसे कैसे क्रॉप्स उगाते हैं, पैडी, भाई इसको तो बहुत पानी चाहिए, ठीक है, तो इन सबको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, पैडी, शुगर केन वगैरह, तो ये सब हम उगाते हैं। हालांकि इनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बट स्टिल इनको वेजिटेबल्स कई हैं उनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो हम इस तरह की फार्मिंग करते हैं। इसके अलावा कॉटन भी उगाते हैं, वीट भी उगाते हैं, ये सब उगाते हैं वेट फार्मिंग में, बराबर है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, देखो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नाम से पता चल रहा है। और देखो वेट फार्मिंग होता है, देखो पूरे उसमें ना फील्ड के अंदर पानी भर दिया गया है और उसमें खेती हो रही है, पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। शिफ्टिंग में क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा होगा, इसको जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, कई तरह के नाम हैं इसके अलग अलग रीजन में, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जंगल का जो एरिया होता है उसको काट दिया जाता है, फिर उसके पेड़ वेड़ जो काटने के बाद जो कुछ बचा है उसको जला देते हैं, या फिर कई बार सीधा जला ही देते हैं कुछ एरिया को।
तो वो पूरा जब जल वल जाता है इसको साफ वाफ करके यहाँ पर खेती की जाती है कुछ टाइम के लिए। इसके बाद जब यहाँ की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, एक दो क्रॉप उगा लिया आपने, फर्टिलिटी खत्म, तो इसके बाद आप फिर किसी और जगह चले जाओगे, वहाँ का जंगल काटोगे, जलाओगे, फिर वहाँ करोगे। इस तरह के फार्मिंग में ना जंगलों को बहुत नुकसान होता है, ठीक है। हालांकि ये मेथड क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जनरली फॉरेस्ट एरिया के जो सॉइल्स होते हैं फर्टाइल होते हैं, तो लोग सोचते हैं ना जिनके पास भाई वो मैन्योर, फर्टिलाइजर्स और ये सब की फैसिलिटीज़ नहीं है, पैसा ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो वो लोग इस तरह का मेथड प्रेफर करते हैं, ठीक है। हालांकि अब बहुत कम यूज़ होता है ये मेथड, बट फिर भी अवेलेबल है। तो वही है कि काटा पीटा, खेती किया, फिर दूसरे जगह वहाँ भी काटा पीटा जला दिया, खेती किया, इस तरह से चलता रहता है। कुछ इसमें छूटे ना बताने जैसा हो तो देख लेते हैं, नहीं सब ठीक है, सब तो बता दिया। फिर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर से क्या दिखता है, देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये टी फार्म्स हैं, ठीक है, टी प्लांटेशन है, इसको फार्म नहीं कह सकते भाई। बहुत बड़े एरिया में पूरा शहर बस जाए, इतने बड़े एरिया में सिर्फ टी ही टी, टी ही टी। कभी आप टी गार्डन अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा, आप चलते चले जाओ रोड से दूर दूर तक, 10-10, 15-15 किलोमीटर तक का आपने ट्रैवल कर लिया, चारों तरफ अभी भी मतलब टी के ही प्लांट्स दिख रहे हैं। तो ये बड़े स्केल पर खेती की जाती है एक सिंगल टाइप के क्रॉप की। कोई जरूरी नहीं है कि टी ही होगा, और भी कुछ प्रोडक्ट्स उगाए जाते हैं और भी फार्मिंग की जाती है। जनरली टी के बारे में बता रहे, ठीक है। अब एग्जांपल में देख ही लो, चलो, रबर भी होता है, टी भी होता है, कॉफी, कोकोआ, कोकोनट, एप्पल, इस तरह के प्लांट्स बहुत बड़े एरिया में उगाए गए हैं, बड़े स्केल पर, दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। लेमन, खारेक सब उगाया जाता है, खारेक मतलब वो छुहाड़ा आता है, ठीक है। अब इनमें क्या है ना कि ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं इनको बहुत संभाल कर उगाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए छोटा मोटा किसी भी प्लांट में प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी लग गई, तो वो सारे प्लांट्स में फैल जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगा, और पैसा बहुत लगाया जाता है भाई इसमें। आम किसान के बस की बात नहीं है। बहुत बड़े किसान, जनरली किसान तो इन्वॉल्व भी नहीं होते, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं कई बार इसमें, ठीक है, उनका इन्वेस्टमेंट होता है इस तरह की खेतियों में, ठीक है। तो दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बोला ना बहुत पैसा वगैरह लगता है इसमें, क्योंकि भाई इतना बड़ा पहले तो लैंड चाहिए आपको, उतने बड़े एरिया को ऑक्यूपाई करना है, उतने सारे बीज चाहिए, उतने सारे लोग चाहिए काम करने के लिए, उतना तगड़ा वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब खूब सारा माल लगेगा, ठीक है। माल लगता भी है, माल कमाते भी हैं लोग इससे, ठीक है, बहुत अच्छा खासा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, स्किल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब जो टी के जो पत्ते वगैरह होते हैं ना, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उतने ही टाइम में उसको तोड़ लेना होता है, ठीक है। फिर ये कई चीज़ें इनमें से इनको प्रोसेस किया जाता है। टी को भी देखो, पत्तों को तोड़ के आप चाय की पत्ती बोलते भले हो, लेकिन क्या आप चाय में पत्ती डालते हो? नहीं, आप दाने दाने डालते हो। तो वो प्रोसेसिंग करके इस तरह से बनाया गया है। तो इन सब चीज़ों में ना प्रोसेसिंग वगैरह इन्वॉल्व होती है कई बार, तो इसलिए स्किल का भी रिक्वायरमेंट होता है। कब काटना है, कब तोड़ना है, कब उनकी छटाई करनी है, कब पानी देना है, ये सारी चीज़ें बहुत कैलकुलेशन से करनी पड़ती है, इसलिए स्किल रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल नॉलेज बताया ना, टेक्निकल नॉलेज होगा तभी तो ये करोगे कि भाई पता है कब पानी डालना है, कितना कटिंग करना है, कितना छोड़ देना है, ये सब चीज़ें जब आपको पता होगी तो ही आप कर पाओगे। मशीनरीज का इस्तेमाल बड़ा तगड़ा होता है इसमें, फर्टिलाइजर्स भी खूब सारे यूज़ होते हैं, चारों तरफ से प्रोटेक्शन देना पड़ता है भाई, इतना महंगा महंगा प्रोडक्ट है तो चोरी होने का भी रिस्क है, तो प्रोटेक्शन भी बहुत देना पड़ता है। एक्वाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी वहाँ तगड़ी होनी चाहिए, अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, गाड़ियाँ आएंगी लेके जाएंगी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर इंटेंसिव फार्मिंग, कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, बट यहाँ क्या है ना, इसमें बस एक ही फ़र्क है, ये आप छोटे रीजन में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ऑब्टेन करने की कोशिश करते हो, और ये छोटे रीजन में नहीं किया जाता, ये बहुत बड़े रीजन में किया जाता है। बाकी लगभग चीज़ें आपको सेम सेम मिलेंगी, पैसा इसमें भी ज़्यादा लगेगा, पैसा इसमें ज़्यादा लगेगा, स्किल इसमें भी ज़्यादा लगती है, इसमें भी ज़्यादा लगती है, टेक्नोलॉजी यहाँ भी यूज़ होती है, टेक्नोलॉजी यहाँ भी यूज़ होती है, ठीक है। फिर और क्या कि जैसे इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब का भी बहुत सारा यूज़ इसमें होता है, यहाँ भी पर्पस होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके प्रॉफिट कमाना, यहाँ भी पर्पस होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। बस फर्क ये है कि ये बहुत बड़े एरिया में किया जाता है, ये कोई जरूरी नहीं कि बड़े एरिया में होगा, बड़े एरिया में भी हो सकता है, छोटे एरिया में भी हो सकता है, दैट इज इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। तो और कुछ इसमें छूट रहा हो तो देख लेते हैं। नहीं, इसको हम कमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली पर्पस होता है पैसा कमाना, ठीक है। ये इसमें हम ज़्यादातर कैश क्रॉप्स ही उगाते हैं, जिसे डायरेक्ट बेच के पैसा मिल जाए, ठीक है। खुद के यूज़ के लायक क्रॉप्स वगैरह कम उगाते हैं, ठीक है। फार्मिंग मेथड्स जो है फार्मिंग के, तो हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग पीछे देखी,
मेथड्स देखते हैं कि किस तरह से फार्मिंग की जाती है, उसके ऊपर कुछ क्लासिफिकेशन है। क्या क्या दिए हैं? ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल, मिक्स्ड, 3 दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, फार्मिंग मेथड्स पूछेंगे तो ये वाला क्लासिफिकेशन लिखना है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग पूछेंगे तो वो वाला लिखना है। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले में देखो क्या था यहाँ पे टॉपिक। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग पूछा था तो वो हमने 6 किए, और फार्मिंग मेथड्स में किया तो 3 कर, ये 3 ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल एंड मिक्स। ऑर्गेनिक क्या है? देखो नाम से पता चल जाता है, आजकल मार्केट में बड़ा गर्मा गर्म टॉपिक है कह सकते हैं, लोगों को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आजकल। ऑर्गेनिक में क्या है कि मान लो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल मटेरियल्स है वो ना यूज़ करें, नेचुरल तरीके से फार्मिंग की जाए जो पुराने समय में की जाती थी। हालांकि इसमें प्रोडक्शन वगैरह थोड़ा कम होता है, बट फिर भी इसके अपने बहुत एडवांटेजेस हैं। देखते हैं, सारे बुक के सारे पॉइंट्स कवर करना जरूरी है तो वो भी देख लेते हैं। द रेट एट विच द केमिकल फर्टिलाइजर, अच्छा कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पर दिया कि देखो जैसे हम ना आजकल मॉडर्न मेथड्स में एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सब यूज़ कर रहे हैं, ये सब केमिकल्स हैं और ये होते डेंजरस हैं। पहली चीज़ कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो आपको प्रोडक्शन तो अच्छा खासा दे देते हैं, शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा प्रोडक्शन मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद वो सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देते हैं। मतलब आप 2-3 क्रॉप उगाने के बाद वापस उसमें उगाने जाओगे तो फर्टिलाइजर डालते डालते खो जाओ, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं उगने वाला कुछ। ठीक है, तो वो एक दिक्कत है कि कुछ टाइम के बाद सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है। दूसरा ये कि ये इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब हमारे क्रॉप्स के अंदर एंटर होते हैं, वही चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाते हैं और उसके से हमको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो ये भी एक दिक्कत है। तो इनके बहुत बुरे असर हैं हमारे ऊपर, तो वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। फिर एनवायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मोर डैमेज इज कॉस्ट टू एनवायरमेंट। Productive capacity and fertility of the land has reduced, due to which the crop production of the land and its quality were reduced over a long run. लंबे समय में चल के वो सॉइल जो है, वहाँ का जो लैंड है वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, मतलब वो फर्टिलिटी खत्म है तो वो कुछ खेती करने लायक बचता ही नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं हम जब ये केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम केमिकल फ्री फार्मिंग करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इसमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल ना करके नेचुरल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन के लिए डंग वगैरह। ठीक है, वो गाय भैंस के गोबर वगैरह डाल देते हैं। अर्थवॉर्म फर्टिलाइज़र, वो गोबरों में ना अर्थवॉर्म को छोड़ दिया जाता है, वो कंपोस्ट मैन्योर वगैरह बनाता है। ठीक है, वो एक्टिविटी करता है, प्रोसेस करता है, सड़े गले सब्जियां, छिलके, ठीक है, जो वेस्ट फूड वगैरह हमारे घर से निकलता है, ये सब चीज़ों को सड़ा गला के उनका मैन्योर बना के वो भी डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के तौर पर हम क्या यूज़ करते हैं? काऊ यूरिन, नीम, सॉल्वेंट्स, बटर मिल्क एक्सेट्रा। अब ये क्या करते हैं ना, कीड़े मकोड़े लगने से बचाते हैं फसल को। ठीक है, नीम वीम आपने सुना ही होगा, काऊ का यूरिन जो है वो भी उसमें छिड़क दिया जाता है, तो उससे ना प्लांट्स, ये तो तुमने न्यूट्रिशन के लिए डाल दिया और ये डाल दिया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बीमारियों से, कीड़े मकोड़ों से। ठीक है, तो इस तरह से सारी नेचुरल चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो उससे बेनिफिट क्या है? उस फूड का नेचुरल टेस्ट बना रहता है। मतलब टमाटर वगैरह मान लो हम जो मार्केट से खरीद के लाते हैं, जो फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के उगाया जाता है, उसमें खट्टापन नहीं होता। लेकिन आपने कभी देसी टमाटर खाया होगा, इतना सा छोटा सा टमाटर होगा ना, बहुत खट्टा होता है, तो उसको नेचुरल टेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो आजकल ये फर्टिलाइजर्स डाल के जो उगाए जाते हैं उनमें टेस्ट नहीं रहता, बट जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए हैं वो उनका जो नेचुरल टेस्ट है वो बना रहता है। स्वीटनेस, इनकी स्मेल वगैरह भी, फ्रेगरेंस भी, ये सब बना रहता है। ठीक है, फिर क्योंकि केमिकल्स नहीं हैं तो उनके जो नेचुरल विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह जो फ्रूट या वेजिटेबल है, जो भी चीज़ आपने उगाई उसमें जो प्रेजेंट होना चाहिए वो अपने उसके प्योर फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और दूसरा, इस तरह के केमिकल्स वगैरह से भी हम बच जाते हैं, तो बीमारियों से, मतलब हमारी तो इम्यूनिटी अच्छी रहती है, और दूसरा इस तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी में नहीं जाते तो हम बीमारियों से बचते भी हैं। ठीक है, तो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत डिमांड में है। हालांकि देखो इसके प्रोडक्ट्स महंगे भी आते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि कम प्रोडक्शन निकल रहा है, मेहनत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसका कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगा। ठीक है, बट प्रेफर करना चाहिए। सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल आपको नाम से ही पता चल गया होगा, लंबे समय तक टिक सके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सॉइल फर्टिलिटी को लंबे समय तक रिटेन किया जा सके, इस हिसाब से हम खेती करते हैं। मतलब प्लानिंग से खेती करना है कि भाई एक ही तरह का क्रॉप कंटिन्यूसली उगाए जा रहे हैं, मतलब गेहूं उगाया, फिर अगली बार फिर गेहूं उगा दिया, फिर गेहूं उगा दिया, फिर गेहूं उगा दिया। इससे क्या होता है ना, वो प्लांट, वो जो सॉइल है ना, एक ही तरह का न्यूट्रिशन आप ले रहे हो। जिस प्लांट को, हर प्लांट का अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन का। फॉर एग्जांपल व्हीट प्लांट को जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसमें से ले लेगा। अब दोबारा वापस से व्हीट ही उगाओगे तो फिर से वो वही न्यूट्रिशन खोजेगा।
फिर से वापस वीट उगाओगे, फिर से वही न्यूट्रिशन खोजेगा। तो एक ही तरह का न्यूट्रिशन बार बार वो सॉइल में बनने में टाइम लगता है भाई। अब बैक टू बैक उगाते जाओगे तो वो न्यूट्रिशन अवेलेबल ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा क्रॉप उगेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। एक क्रॉप उगाया, उसके बाद कोई दूसरा टाइप का क्रॉप उगा देते हैं ताकि इनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट और उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो। तो एक टाइम पर ये अलग न्यूट्रिशन लेगा, फिर दोबारा दूसरा आया तो वो अलग न्यूट्रिशन लेगा, तब तक पिछले वाले का जो न्यूट्रिशन था वो सॉइल में बनने लग जाएगा, फिर दोबारा कभी उगाओ तो मिल जाएगा। तो रोटेशन किया जाता है, टाइम दिया जाता है सॉइल के अंदर पुरानी फर्टिलिटी फिर से मेंटेन हो सके इसके लिए, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं, बायोटिक कंट्रोल्स, इंसेक्ट्स वगैरह कई बार ज़रूरत पड़ता है तो उस हिसाब से उनमें छोड़ा जाता है, वो लोग उसमें एक्टिविटीज़ करके वापस से उस फर्टिलिटी को मेंटेन करवा देते हैं, ठीक है। कुछ जानवर वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह छोड़ दिए जाते हैं। फिर पानी भी कैसे बचा के यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा था कि नेचर का ख्याल रखते हुए सारा काम करना है। तो यहाँ फार्मिंग को जब हम करते हैं मतलब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा टारगेट ये होता है कि नेचर को नुकसान ना हो। फिर है मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग में क्या है ना कि एक साथ चीज़ें मिक्स करके की जाती हैं। जैसे एग्जांपल देखो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, एक खेत में पैडी उगाया हुआ है, ये पैडी है, पैडी मतलब धान जिससे चावल वगैरह होता है। तो ये ना क्या करते हैं ना, जब इस तरह से ये उगाया जाता है तो खूब पानी रहता है, खेत में पूरा पानी जमा रखा जाता है, ठीक है, कई दिन तक पानी भर के रखा जाता है। अगर कम पड़ा तो फिर से सप्लाई करो, ठीक है। तो ये पूरा पानी अगर भरा हुआ है तो उसमें क्या करते थे लोग, मछलियाँ भी पाल लेते हैं, ठीक है। अब ये मछलियाँ इसको थोड़ी ना खाएंगी, तो तुम्हारा फसल भी उग रही है और ज़्यादा पानी रखा है तुमने तो उसमें तो मछली भी पाल लो। तो दो चीज़ एक साथ हो रही है, फिशिंग भी कर ले रहे हैं हम, मतलब दैट इज पिसिकल्चर, और ये हम फार्मिंग दोनों साथ में कर ले रहे हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। तो इस तरह के मेथड्स को हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, दो तीन चीज़ें एक साथ की जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा सेरिकल्चर वगैरह, सिल्क वगैरह पालना, वो सब भी हम साथ में कर सकते हैं एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स किस किस तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो 3 सीजन्स के हिसाब से हमारे यहाँ 3 कैटेगरीज में क्रॉप्स को बांटा गया है। कौन कौन से हैं? खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स। तो जो खरीफ है वो मॉनसून का क्रॉप है, मतलब मॉनसून के सीजन में उगाया जाता है। रबी जो है वो विंटर में, ठंडियों के सीजन में। जैद जो है वो समर का क्रॉप है। तो खरीफ क्या है देखो, विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। रेनी सीजन वाले खरीफ क्रॉप, ड्यूरिंग विंटर सीजन रबी क्रॉप, एंड ड्यूरिंग समर सीजन जैद क्रॉप। ऊपर वो ब्रैकेट में डाला ही, उससे पता चल जाता है, एक पॉइंट तो ऐसे ही कवर हो गया। दूसरा, टाइम फॉर दीज क्रॉप्स इज जुलाई टू अक्टूबर। जो बारिश का सीजन होता है इंडिया में भाई, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का, उसी सीजन में खरीफ उगाया जाता है भाई। मानसून का है तो ये विंटर का है तो विंटर में उगाया जाता होगा। कब होता है विंटर? नवंबर से लेके, तो नवंबर से लेके मार्च या अप्रैल तक विंटर चलता है इंडिया में, तो तब ये उगाया जाता है। और उसके बाद जो समर वाला सीजन है हमारा, मार्च से लेके जून, यार सामने तो दिख रहा है, ठीक है। जुलाई से अक्टूबर ये हो गया, अक्टूबर खत्म, नवंबर से शुरू करते हैं, मार्च अप्रैल तक जाते हैं, फिर मार्च में ये खत्म होता है तो मार्च से ये वाला चालू हो जाता है और उसको फिर उगाया जाता है जून तक, फिर जुलाई आ गया वो चालू हो गया। अच्छा, किस किस तरह के क्रॉप्स हैं खरीफ के अंदर? पैडी, मेज। अब ये देखो ना, कुछ ऐसे क्रॉप्स आपको मिल जाएंगे जो इंडिया के एक पार्ट में एज अ खरीफ सीजन में उगाया जाता है, खरीफ के सीजन में उगाया जाता है, और वही सेम प्लांट किसी और जगह पर, इंडिया के ही किसी दूसरे स्टेट में रबी सीजन में उगाया जाता है। तो अलग अलग सीजन में सेम क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो पैडी, मेज, ज्वार, मिलेट, कॉटन, तिल, ग्राउंडनट, ये सब हमारे यहाँ बेसिकली ज़्यादातर हिस्सों में एज अ खरीफ क्रॉप उगाया जाता है। रबी क्रॉप के तौर पर वीट, ग्राम, बार्ली, मस्टर्ड, लिनसीड एक्सेट्रा, ये सब उगाए जाते हैं। एंड देन जैद में देखो फिर से पैडी आ गया, देख रहे हो यहाँ। तो पैडी, मेज, ग्राउंडनट, तिल, मिलेट, फ्रूट्स, ज़्यादातर करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह उगाए जाते हैं। तो ये सारे हमारे क्रॉप्स, ठीक है, ये हमारे जैद वाले। तो ये 3 कैटेगरीज बनाई हमने एज पर द सीजन। मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। अब क्या है मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स? क्योंकि भाई देखो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया में, कहीं पर बहुत ठंडा मौसम भी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर एकदम सूखा ही रहता है, कहीं पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ठीक है, कहीं समुद्री एरिया है। तो कई तरह का डाइवर्स फीचर है, इस वजह से कई तरह के क्रॉप्स हमारे यहाँ इंडिया में अलग अलग जगहों पर उगाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो हैं फूड ग्रेन्स। अब भाई जाहिर सी बात है, सबसे पहला पर्पस क्या होगा इंसान का? पहला टारगेट है पेट भरे भाई, तो पेट भरने के लिए जो जरूरी है वही ज़्यादा उगाया जाएगा। तो लगभग 75% इंडिया में जितने एरिया में खेती होती है
लगभग उसके 75% हिस्से में फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं, खाने के अनाज वगैरह उगाए जाते हैं, ठीक है। एंड अबाउट 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, और इंडिया का जो प्रोडक्शन है ओवरऑल पूरे खेती का, उसका 50% प्रोडक्शन क्या है, फूड ग्रेन्स का, ठीक है। तो सबसे पहले फूड ग्रेन्स के अंदर, अब हम ये फूड ग्रेन्स के टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन कौन से फूड ग्रेन्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला फूड ग्रेन हमारे में दिया हुआ है वो है क्या, पैडी, जिसे हम राइस कहते हैं, ठीक है, धान, चावल। पैडी इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है देखा जाए तो, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रखना, ये 1-1 मार्क्स में जो एमसीक्यूज या फिलअप्स ये सब में पूछते हैं, तो ये सब पॉइंट्स मैंने मार्क कर रखे हैं, ध्यान रखना है सब पे। A large majority of the world and about a half population of India uses rice. और हाँ, खाली इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ठीक है। लगभग पूरी दुनिया में मेजोरिटी पब्लिक इसी पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, राइस पे, ठीक है। इंडिया की आधी पॉपुलेशन राइस खा के जी रही है, सोचो। अब खाली राइस नहीं, मतलब राइस उनका स्टेपल डाइट है, ऐसा कह रहा हूँ, मेन डाइट है। सेकेंड रैंक है हमारा वर्ल्ड में पैडी के प्रोडक्शन के मामले में आफ्टर चाइना, यानी नंबर 1 पर कौन है, ये चीनी है लोग, ठीक है। चाइनीज लोग सबसे ज्यादा पैडी उगाते हैं पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट पे ये लोग हैं और सेकंड पर हम हैं इंडिया वाले, ठीक है। पैडी इज सोन ओवर 1/4 ऑफ द टोटल सोन एरिया, इंडिया का जितना सोन एरिया उसका लगभग 1/4 हिस्से में पैडी उगाया जाता है। टोरिड जोन का क्रॉप है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, गर्म भी चाहिए और नमी वाला, दोनों मौसम होना चाहिए। देखो ये बारिश का सीजन होता है, इसमें ज्यादा उगाते हैं, थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा ठंडी होगी तो दिक्कत हो जाएगी उसके लिए, ठीक है। फिर अलूवियल सॉइल चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, बारिश खूब चाहिए, क्योंकि भाई पानी में देखा ना, पीछे हमने बनाया था डुबा के रखा जाता है, देखो ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से पानी की रिक्वायरमेंट इसको बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर है कि बारिश ज़्यादा हो वहाँ पर इसको उगाया जाए। कहाँ पर, जैसे कि कुछ एरियाज जहाँ पर बारिश कम है वहाँ पर भी इसको उगाया जा रहा है, कहाँ पर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अब क्यों यहाँ पर उगा पा रहे हैं बारिश कम होने के बावजूद भी, क्योंकि इन रीजन्स में इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत तगड़ी हैं। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ा था, उसमें ये डिस्कस हुआ था कि इन एरियाज में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न एरिया है, इन जगहों पर इरिगेशन फैसिलिटीज बड़ी तगड़ी डेवलप हो गई ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। तो यहाँ के किसानों के पास पैसा भी बहुत है, तो इरिगेशन अच्छा है, तो यहाँ बिना बारिश के भी पैडी की खेती हो जाती है। लेबर, ह्यूमन लेबर का रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा है, मेहनत का काम है। कहाँ कहाँ ज़्यादा उगाया जाता है इंडिया में, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, ये सब मेन स्टेट्स हैं जो ज़्यादा करते हैं प्रोडक्शन। और भी स्टेट्स में होता है बट ये ज़्यादा प्रोडक्शन वाले स्टेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 या 3 बार वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु। अब देखो इन स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन स्टेट्स में ये पैडी की क्रॉप 2 या 3 बार उगाई जाती है एक ही साल के अंदर, सोचो। मतलब कंटिन्यूस 2-3 महीने के गैप में, मतलब 3-4 महीना एक बार, फिर 4 महीना, फिर 4 महीने से करके 2 से 3 बार उगा ले रहे हैं, वाओ। गुजरात में पैडी कहाँ होता है, सूरत में, तापी में, पंचमहल, अहमदाबाद वगैरह वगैरह। पैडी को पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसको पूरी तरह से पानी में डुबा के रखा जाता है, ठीक है। हालांकि अब के टाइम पर क्या हो रहा है कि लोग वो मेथड की जगह थोड़ा मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इरिगेटिंग थ्रू स्प्रिंकलर्स, ठीक है। उसको पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए टाइम टू टाइम, तो थोड़े थोड़े टाइम पे स्प्रिंकलर्स के थ्रू पानी छांट दिया जा रहा है आज के डेट में। तो भाई बहुत सारा पानी जमा करके रखने की जगह पे क्या है कि थोड़े थोड़े देर के बाद स्प्रिंकलर्स के थ्रू वहाँ पानी सप्लाई कर दिया जाए, ताकि उसको प्लांट को पानी बराबर मिलता रहे। और जमा करके रखने वाले के केस में पानी का वेस्टेज भी ज़्यादा होता है, इस तरह से हम पानी को सेव भी कर सकते हैं। तो आजकल ये टेक्निक भी इस्तेमाल में लाई जा रही है। वीट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ आवर कंट्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट था पैडी, उसके बाद सेकंड रैंक पर क्या आता है हमारा, वीट आता है, ठीक है। तो वीट इज ग्रोन ऑन 1/3 एरिया ऑफ एरेबल लैंड, जो खेती करने लायक लैंड है हमारे देश में, उसके 1/3 हिस्से में हम क्या उगाते हैं, वीट उगाते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट फूड है ये, वहां के लोग ज्यादातर ये खाते हैं। रबी क्रॉप का वीट रबी क्रॉप में आता है, हमने पीछे भी देखा। टेम्परेट जोन का क्रॉप है, ब्लैक फर्टाइल लोमी सॉइल चाहिए इसको। 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होगा, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होता है, ठीक ठाक रेनफॉल से काम हो जाता है इसका। जहाँ कम रेनफॉल है वहाँ इरिगेशन से काम हो जाता है। वीट कैन नॉट बी ग्रोन इन द अच्छा, जहाँ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश है, वहाँ नहीं उगा सकते भाई, बारिश हो जाएगा वो फसल सड़ जाएगी, ठीक है।
तो एक लिमिट में पानी तो चाहिए बट बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, एक लिमिट में चाहिए। तो ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ नहीं उगा सकते, ठीक है। इसके अंदर ना देखा जाए तो लेबर फोर्स का रिक्वायरमेंट पैडी वगैरह के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से देखा जाए तो इंडिया के अंदर व्हीट का प्रोडक्शन डबल हो चुका है जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। यानी पिछले अगर हम देखें तो 50-60 साल में बहुत ज़्यादा मतलब हमारा व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ा है। ज़्यादातर इंडिया में कहाँ पर, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर ज़्यादा उगाया जाता है व्हीट। 2/3 ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन यही 3-4 स्टेट, 1, 2, 3, ये 3 स्टेट्स जो हैं उसमें भी वेस्टर्न यूपी, यही मिलकर देश का 2/3 प्रोडक्शन यानी ऑलमोस्ट 66% हिस्सा देश का जो व्हीट है वो यही 3 स्टेट मिलकर उगा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी जगहों पर भी होता है बट ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर कैनाल वाटर का फैसिलिटी पंजाब में अच्छा खासा है, इस वजह से मैंने बताया ना कि भाई इन सब एरियाज में भाई इरिगेशन नेटवर्क अच्छा है, तो इस वजह से यहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है। सबसे ज़्यादा इनमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पंजाब में, और इसीलिए पंजाब को व्हीट बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गेहूं का कटोरा है, मतलब पूरे देश को गेहूं कौन दे रहा है, पंजाब दे रहा है एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पंजाब में है व्हीट का, याद रखना, व्हीट बाउल ऑफ इंडिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, इन सब जगहों पर भी होता है। गुजरात के बारे में बताया है भालिया व्हीट, यहाँ का गुजरात में भाल रीजन है, उसका जो भालिया व्हीट है उसका वहाँ की एक वैरायटी है जो बहुत ही फेमस है, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी की व्हीट आती है ये। इसके अलावा महसाना, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा, इन सब में उगाया जाता है, मील के लिए बहुत अच्छा है। इससे क्या क्या बनता है, रोटली, भाखरी, सेव, शीरो, लपसी, लड्डू, सुखड़ी, क्या क्या बनता है, बहुत कुछ बनता है, ठीक है। अमंग ऑल ग्रेन्स व्हीट इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस, सबसे न्यूट्रिशियस है ये, और इस वजह से हम इसको किंग ऑफ ग्रेन्स भी कहते हैं। कई तरह की चीजें बनती हैं और दूसरा न्यूट्रिशियस भी है, इस वजह से नाम है इसका किंग ऑफ ग्रेन्स, राजा है ग्रेन्स का ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैप में बताया हुआ कहाँ कहाँ व्हीट है और कहाँ कहाँ पैडी। पैडी वाली वर्टिकल लाइन्स हैं और व्हीट वाली स्लैंट लाइन्स हैं। अब ये हिस्सा अगर आप देख रहे हो तो पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्से, पंजाब का तो बहुत सारा नहीं दिख रहा, हरियाणा यूपी का हिस्सा, इसमें ज़्यादा दोनों ही प्रेजेंट है, देख रहे हो, यहाँ ज़्यादा व्हीट है, ये ज़्यादा पैडी वाला एरिया है, ठीक है। साउथ के हिस्से ये देख रहे हो आप, यहाँ पर आपको सिर्फ पैडी दिख रहा है, व्हीट नहीं दिख रहा है। जनरली साउथ इंडिया में व्हीट वगैरह बहुत कम होता है, ठीक है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मेज, बार्ली, इनको हम क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन क्यों कहते हैं, इनका जो टेक्सचर होता है ना रफ होता है, ठीक है। या तो दाना बड़ा होगा, मतलब बहुत छोटा नहीं, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा नहीं, बड़ा होगा, या फिर जो छोटे दाने भी होते हैं वो रफ होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम कोर्स ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ज्वार, बाजरा, मिलेट, इन सब के बारे में, ठीक है। तो ज्वार इज द मोस्ट प्रोड्यूस्ड ग्रेन इन इंडिया आफ्टर पैडी एंड व्हीट। पैडी सबसे ज्यादा उगाया जाता है, सेकंड नंबर पर व्हीट उगता है, और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है इंडिया में, ज्वार, ठीक है। ज्यादातर करके ड्राई एरियाज में जहां बारिश वगैरह कम होती है वहां इसको उगाया जाता है, खास करके साउथ इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है हमारा, ट्रायंगुलर वाला पोर्शन, उस पूरे एरिया में ज्यादा उगाते हैं। ये रबी क्रॉप की तरह भी उगता है, खरीफ क्रॉप की तरह भी उगता है, ठीक है। 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, 125 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। ये थोड़ा दिक्कत वाला लग रहा है मेरे को, लिखा था मैंने, लिख दिया टेक्स्ट बुक में, तो थोड़ा इसमें कम होगा। ब्लैक लोमी सॉइल, इस तरह की सॉइल की रिक्वायरमेंट है इसकी। ज्यादा कहाँ उगता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, ठीक है। आप देख रहे हो, मैंने ऑलरेडी इनके फोटोज डाल रखे हैं। इसको ना ज्वार को वो सोरगम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ठीक है। फिर मैक्सिमम फार्मिंग ऑफ ज्वार इन गुजरात इज डन इन सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट। गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा सूरत और तापी जिले में इसको उगाया जाता है। देन मिलेट, मिलेट इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेन ऑफ लेबरर्स। एक समय में इसको मजदूरों का ग्रेन कहा जाता था, एनर्जी मिलती है, तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो इसको ज़्यादा यूज़ करते थे। और क्या था ना, पहले ये व्हीट और ये सब बहुत महंगे थे, तो ये सस्ता होता था। ज़्यादातर करके ना जो पब्लिक है ना वो इसको प्रेफर नहीं करती थी, वो अमीरों वाले दाने, स्मूथ स्मूथ वाले, और ये रफ रफ होते लोग थे, या गरीबों का खाना है, तो मजदूर लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते थे, ठीक है। इसलिए इसको ग्रेन ऑफ लेबरर्स कहा जाता है, याद रखना, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, मिलेट इज ग्रेन ऑफ लेबरर्स। क्लाइमेटिक कंडीशंस ज़्यादा याद नहीं रहने वाली, उसका टेंशन मत लो। कहाँ कहाँ उगाते हैं, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। गुजरात का बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिलेट प्रोडक्शन में सबसे आगे है। गुजरात में सबसे ज़्यादा जहाँ होता है, पूरे इंडिया का नहीं बोल रहा हूँ, गुजरात में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बनासकांठा, ठीक है। फिर है मेज, मक्का। मेज इज द मोस्ट ग्रोन क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी एंड व्हीट। अगर पूरी दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया में भी सबसे ज़्यादा कौन उगाते, क्या उगाया जाता है, पैडी और व्हीट। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आता है हमारा,
मेज। और इंडिया में तीसरे नंबर पर क्या आता है हमारा, ज्वार, ठीक है। और वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर क्या है, मेज। पूरी दुनिया इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। तो ये ज़्यादा करके हिली एरियाज में उगाया जाता है और वहाँ के लोगों का ये स्टेपल फूड है, मतलब मेन डाइट है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो स्टार्च है, ऑयल है, बायोफ्यूल की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है, तो बहुत काम का है। इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत ज़बरदस्त यूज़ है, कई केमिकल इंडस्ट्रीज में ये यूज़ किया जाता है, इसका स्टार्च, इसका ऑयल वगैरह, ठीक है। आप देख रहे हो बायोफ्यूल की तरह भी यूज़ हो रहा है, जो मॉडर्न डे में हम फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल के साथ मिक्सिंग वगैरह करके, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट इसके उगने की, स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रॉकी वाटर हैविंग जेंटल फ्लो, मतलब पानी का फ्लो हल्का हो, ठीक है, पानी जमा भी ना रहे और तेज बहाव भी ना हो, इस तरह का स्लोपी रीजन होना चाहिए, ठीक है। और ज़मीन थोड़ी पथरीली टाइप की हो, काली मिट्टी वगैरह हो तो बेहतर होता है उसके क्रॉप के, उसके कल्टीवेशन के लिए। बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल एनिमल फॉडर की तरह भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, जानवरों को खिलाने के लिए, बहुत न्यूट्रिशियस होता है जानवरों के लिए। पॉपकॉर्न वगैरह आपको पता ही है भाई, कई बार आपने खाया ही होगा। ऑयल भी, कॉर्न ऑयल भी बनता है इससे। इसके अलावा इसका जो स्टार्च होता है, कॉर्न स्टार्च, आपने देखा बहुत सारे आजकल के डिशेस में इसका इस्तेमाल होता है। चाइनीज़ वाइनीज़ जो बनाते हैं ना, आपने देखा होगा, वो थोड़ा डाल देते हैं उसमें, गाढ़ापन आता है, कोई भी ग्रेवी या सूप वगैरह है उसमें डाला जाता है, गाढ़ापन आता है चीज़ों में, तो इस वजह से भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर कौन कौन से स्टेट्स हमारे यहाँ ज़्यादा उगाते हैं इसको, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। गुजरात में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पंचमहल, दाहोद, साबरकांठा एंड अरवली डिस्ट्रिक्ट्स, तो इन सब जगहों पर गुजरात में इसको ज़्यादा उगाया जाता है। पल्सेस, पल्सेस मतलब जिससे हमको ऑयल वगैरह मिलता है, प्रोटीन वगैरह मिलता है, ठीक है। दलहन कहते हैं दाल वगैरह जिससे हम बनाते हैं, ठीक है। देखा जाए तो वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का सोर्स, अब वेजिटेरियन लोग नॉनवेज तो खाते नहीं है, नॉनवेज से अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है लोगों को, तो जो लोग वेजिटेरियन है, जो ये सब नहीं खाते, ठीक है, शाकाहारी लोग, अगर उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे भाई, वो पल्सेस पर डिपेंड करेंगे। पल्सेस में बहुत अच्छा खासा प्रोटीन होता है, तो खास करके प्रोटीन कौन कौन से हमारे पल्सेस हैं, तुअर, मूंग, ग्राम, पीस, बीन्स, कई तरह के हैं भाई। इसमें से तुअर, उड़द, मूंग, मठ, ये खरीफ क्रॉप्स हैं। तुअर मतलब रहर जो होती है, गुजरात में उसको तुअर कहा जाता है, ठीक है। इन सबका तो लगभग नाम सेम ही है ऑल ओवर इंडिया। फिर ग्राम, पीस एंड लेंटिल, जिसको हम मसूर भी कहते हैं, इनको हम राबी क्रॉप्स के तौर पर उगाते हैं। पल्सेस लगभग इंडिया के उन सभी स्टेट्स में उगाया जाता है जहां बारिश ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी, जहां बारिश ज़्यादा नहीं है, एक्सेप्ट वेयर रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होगा वहां नहीं उगाते हैं, जहां कम बारिश होती है वहां उगाया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो खराब हो जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश, इन सब स्टेट्स में उगाया जाता है। गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा तुअर उगता है कहाँ, वडोदरा। मूंग एंड मठ कहाँ उगता है, कच्छ में। और उड़द सबसे ज़्यादा उगता है कहाँ, पाटन में, ठीक है, ध्यान रखना। वडोदरा में तुअर सबसे ज़्यादा, ठीक है। मूंग और मठ कहाँ सबसे ज़्यादा, कच्छ में, और उड़द पाटन में। सबसे खासियत क्या है पल्सेस की, सबसे अच्छी खासियत कि ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन मेंटेन करते हैं। आपने पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरियाज आते हैं, वो उसके रूट में रहते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो सॉइल में अगर मान लो फर्टिलिटी कम हो गई है तो आप वहाँ पर एक बार पल्सेस उगाइए, वो नाइट्रोजन कंटेंट मेंटेन कर देंगे बैक्टीरिया, उनके अंदर सॉइल अच्छा हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम दूसरी क्रॉप उगाइए, बहुत बेहतर होता है। तो क्रॉप रोटेशन में ना पल्सेस को जनरली प्रेफर किया जाता है कि एक क्रॉप के बाद एक पल्सेस उगा दो, सॉइल मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑयल सीड्स, जिससे हम ऑयल वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो बता कि वो पल्सेस से ऑयल भी निकलता है, पल्सेस खाने में दाल की तरह यूज़ होते हैं, प्रोटीन की तरह यूज़ होते हैं। इसके लिए स्पेशली जो ऑयल के लिए उगाया जाता है, कौन कौन से हैं, ग्राउंड नट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर वगैरह वगैरह, इन सब से हम ऑयल उगाते हैं, ऑयल नहीं उगाते हैं सॉरी, इनके बीज को क्रश करके उसमें से ऑयल वगैरह निकाला जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो, एक तो ऑयल मिल रहा है खाने में भाई, इंडियन में तो भाई तला वाला ये तो फ्राई किया हुआ तो मतलब इंडिया की स्पेशलिटी है, तो ऑयल के बिना तो काम चलना नहीं है, तो इस वजह से भी। और दूसरा ये कि जब इसमें से ऑयल वगैरह निकाल लिया जाता है तो उसके बाद जो उसका वेस्ट बचता है ना, वो भी वेस्ट नहीं है, वो भी बहुत यूजफुल है, वो जानवरों को खिलाया जाता है ना, बहुत न्यूट्रिशियस होता है जानवरों के लिए। और दूसरा ये कि उनको हम मैन्योर की तरह खेतों वेतों में भी छिड़क दें तो खेतों में मैन्योर का भी काम वो कर देते हैं, तो बहुत काम का क्रॉप है ये भाई ऑयल सीड, ठीक है। ऑयल भी निकालो, खाओ पियो, फिर जानवरों को भी खिला सकते हो और मैन्योर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो पहला है हमारा इसमें से क्या, ग्राउंड नट, मूंगफली, सींग, गुजरात में इसको सींग कहते हैं। तो ऑयल सीड्स में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है इसकी। इसको ब्लैक सॉइल चाहिए, लोमी और सैंडी सॉइल का मिक्सचर, ठीक है। और
मतलब इसलिए ताकि इसमें पानी जमा ना रहे, सैंडी सॉइल पानी को जमा नहीं रहने देता है, ठीक है। तो फर्टिलिटी भी चाहिए और सैंडी टेक्सचर भी चाहिए। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 50 से 70 सेंटीमीटर का बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए। ग्राउंडनट इज सोन एज खरीफ क्रॉप एंड वेर एवर देयर इज इरीगेशन फैसिलिटी इट कैन बी सोन एज ड्यूरिंग समर ऑल्सो। खरीफ क्रॉप है वैसे तो, ठीक है, बारिश के सीजन में ही उगता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, कम बारिश से काम हो जाता है। और दूसरा ये कि अगर बारिश नहीं अवेलेबल तो वहाँ इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ आप उगा सकते हो सॉरी। तो कहाँ कहाँ उगता है ज़्यादा? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र वगैरह में, ठीक है। इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर चाइना। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसके प्रोडक्शन में भी हम लोग सेकंड है। सबसे नंबर 1 पे कौन है? चाइना है, ठीक है। गुजरात इंडिया के अंदर भी नंबर 1 कौन है? गुजरात। तो वर्ल्ड में हम सेकंड रैंक पे हैं और इंडिया के अंदर गुजरात फर्स्ट रैंक पर है ग्राउंडनट प्रोडक्शन में। हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं? जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली वगैरह वगैरह, ठीक है। गुजरात में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है। सींग तेल बहुत ज़्यादा प्यार से खाया जाता है गुजरात में, तो इसका यूज़ ज़्यादा है, ठीक है। सीसम जिसको हम तिल भी कहते हैं, ठीक है, कई सालों से इंडिया में यूज़ हो रहा है, खास करके नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। खरीफ क्रॉप के तौर पर इसको उगाया जाता है और साउथ इंडिया में इसको राबी क्रॉप के तरफ में, जैसे आपको पीछे बताया था कि कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं नॉर्थ इंडिया में खरीफ के तौर पर उगाते हैं तो कहीं रबी के तौर पर उगाते हैं। तो देखो नॉर्थ इंडिया में इसको खरीफ क्रॉप माना जा रहा है, बारिश में उगाते हैं, और साउथ इंडिया में सेम क्रॉप को ठंडियों के सीजन में उगाया जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन का फर्क है भाई, ठीक है। और सॉरी यहाँ एक और चीज़ लिखा है, देखो जैद क्रॉप की तरह भी कई बार उगाया जाता है, ठीक है। तो इंडिया में लगभग हर स्टेट में तिल उगता है, ये ऐसा क्रॉप है लगभग हर स्टेट में, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है, कि भाई कौन सा क्रॉप है लगभग हर स्टेट में उग जाता है, तो दैट इज तिल यानी सीसम। इनमें से सबसे ज्यादा ऑयल, जितने भी ऑयल सीड्स हैं, मतलब 1 किलोग्राम ग्राउंडनट ले लो, 1 किलोग्राम कोकोनट ले लो, 1 किलोग्राम तिल ले लो, सबसे ज्यादा ऑयल कौन देगा तुमको? तिल देगा। तो ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है किसके अंदर? तिल के अंदर, ठीक है। और दुनिया में लगभग हर जगह पर इसको एडिबल ऑयल की तरह यूज़ किया जाता है। तिल का तेल लगभग दुनिया में हर जगह खाया जा रहा है, ठीक है। फिर गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन सब में ऑयल का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, तिल का सॉरी। कर्नाटका और मध्य प्रदेश स्टेट्स में भी होता है। गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ तिल प्रोडक्शन एंड द एरिया सोन। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन तिल का इंडिया के अंदर कहाँ होता है? गुजरात के अंदर। सबसे ज़्यादा उगाया भी गुजरात में जाता है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी गुजरात में ही है। इसके अलावा मस्टर्ड यानी कि राई, सरसों, दिस इज अ राबी क्रॉप एंड इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप ठंडियों में उगाया जाता है। मस्टर्ड सीड एंड इट्स ऑयल आर यूज्ड फॉर मेडिसिन ऑल्सो एज एडिबल ऑयल। मेडिसिन की तरह भी यूज होता है और एडिबल ऑयल की तरह खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल सब जगह ये उगाया जा रहा है। कोकोनट एक प्लांटेशन क्रॉप हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का कोस्टल एरियाज में, ठीक है, जहाँ समुद्री किनारे वगैरह के एरियाज में ज़्यादा उगाया जाता है। वहाँ ज़मीन जो होती है ना सेलाइन होती है, मतलब सॉल्टी हो जाती है, पानी खारा वगैरह होता है, तो वहाँ बाकी क्रॉप सब भले ना होगे, कोकोनट बहुत अच्छे से उगता है। और प्लांटेशन क्रॉप है, बड़े स्केल में ज़्यादातर उगाया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे मिल जाएंगे बट बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। फिर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान देखा कोस्टल एरियाज जो है हमारे यहाँ के। फिर गुजरात में भी कोकोनट उगता है कोस्टल एरियाज में। इसकी क्या खासियत है? इट्स शॉर्टर एंड गिविंग मोर यील्ड इज डेवलप। आजकल तो क्या हो रहा है ना कि हाइब्रिड ट्रीज डेवलप कर दी गई हैं, छोटी छोटी ट्रीज हैं और उसमें कोकोनट अच्छा खासा उग जा रहा है। पहले क्या होता था, नॉर्मली जो नेचुरल ट्री होता है कोकोनट का बड़ा लंबा होता है, और बहुत ऊंचाई पे जाके कोकोनट तोड़ो, ठीक है। आजकल है कि छोटी हाइट के कोकोनट ट्री और उसमें बहुत सारा कोकोनट उगाया हुआ पाया जाएगा, ठीक है। फिर कोकोनट ऑयल जो कर्नेल है, जो नारियल निकाला जाता है उससे ऑयल भी निकाला जाता है, तो कोकोनट ऑयल भी बहुत ही यूज़फुल है। और साथ ही साथ कोकोनट को हम हेल्दी ड्रिंक की तरह भी यूज़ करते हैं, नारियल पानी पिया जाता है, बहुत ही यूज़फुल है। कैस्टर ऑयल जो ऑयल में हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको गुजरात में दीवेल कहा जाता है। खरीफ क्रॉप भी है, रबी क्रॉप भी है। देख लो आप, देखो इस तरह का होता है ये, हमारे टेक्स्ट बुक में इसकी इमेज भी है, तो आइडेंटिफाई करने वाली इमेज है, ठीक है। तो ये किसकी इमेज ऐसा पूछ सकते हैं, तो ये किसकी? कैस्टर की है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वाला टॉपिक। तो 60% जो दुनिया का प्रोडक्शन है कैस्टर ऑयल का, वो कहाँ से आता है? इंडिया से। मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा कैस्टर ऑयल प्रोड्यूस करता है पूरे दुनिया में, नंबर 1 पे हैं हम लोग, ठीक है, कैस्टर के प्रोडक्शन में। चाइना और ब्राज़ील सेकंड थर्ड रैंक पर आते हैं। और इंडिया का भी 80% अकेला कौन उगा के दे रहा है? गुजरात, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया उगा रहा है और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा कौन उगा रहा है? अकेला गुजरात 80% दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान सब में भी उगाया जाता है।
गुजरात के बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा उगता है। द ऑयल फ्रॉम कॉटन सीड, सनफ्लावर, पैडी एंड मेज आर ऑल्सो यूज इंक्रीजिंगली। अब देखो ये भी है कि कॉटन का भी ऑयल होता है, कॉटन सीड से ऑयल बनता है, सनफ्लावर से, पैडी से, इन सब के भी ऑयल हमारे यहाँ यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स हमारे देश के। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी का जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।